नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देहरादून और हरिद्वार पर आधारित 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जिला दर्शन के नाम से हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड के सभी जिलों के बारे में एक एक करके बता रहे हैं, उनके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने इनकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम लगातार आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज देहरादून और हरिद्वार पर 30 एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स पर पीसीएस सीएसईटी और इसके अलावा असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को लेकर सीरीज शुरू कर दी गई है। उसके लिए भी आप हमारे दूसरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी करते हैं तो भी वहाँ स्पेशल सीरीज दोस्तों चलाई जा रही है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप हमारे साथ वहाँ जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे ऑल्टरनेट डेज पर हमारे द्वारा वीडियोज़ वहाँ डाली जाती हैं और आपको आई होप कि वो वीडियोज़ पसंद आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम विधानसभा परिसर कहाँ अवस्थित है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आ जाता है एग्जाम में। तो प्रथम विधानसभा परिसर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है देहरादून। ठीक है, देहरादून में प्रथम विधानसभा परिसर अवस्थित है। द्वितीय भी कभी कभार पूछा जाता है, तो द्वितीय कहाँ है दोस्तों? ये है भराड़ीसेण गैरसेण में। ठीक है, भराड़ीसेण गैरसेण में चमोली में अवस्थित है। ठीक है, जिला आएगा चमोली, जगह आएगी भराड़ीसेण गैरसेण में द्वितीय विधानसभा परिसर या भवन अवस्थित है। ठीक है, देहरादून में प्रथम विधानसभा सत्र कब चला था? कभी कभार ये भी आ जाता है। तो 9 जनवरी 2001 को इस प्रथम विधानसभा परिसर में प्रथम विधानसभा सत्र चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? बात चल रही है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल। इसका राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है। ठीक है, पहला नंबर इसका है, फिर दूसरा नंबर किसका आता है? देहरादून का। तीसरे नंबर पर आता है यूएस नगर। अगर बात करेंगे सबसे कम आबादी वाले जिले की तो वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 के सेंसस के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत या फिर देहरादून? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देहरादून। देहरादून सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। यहाँ की साक्षरता है 84.25%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है देहरादून और सबसे कम आता तो उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की साक्षरता सबसे कम है 73.10%। ठीक है, राज्य की साक्षरता कितनी है ये भी पूछा जाता है, तो राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 78.82%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? और ये प्रश्न हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं। SC ST वाली जो हमने दोस्तों वीडियो बनाई थी और उससे बहुत सारे प्रश्न आए थे लोअर पीसीएस परीक्षा में। तो देखिए, सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट वाला जिला कौन सा है? शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो वो जिला कौन सा है दोस्तों? वो है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो कौन सा होगा राइट आंसर? चंपावत। ठीक है, सबसे कम चंपावत। अच्छा, अगर ये प्रश्न ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला यानी कि शेड्यूल ट्राइब वाला जिला, तो इसका राइट आंसर क्या होता? तो सबसे ज्यादा दोस्तों शेड्यूल ट्राइब है यूएस नगर में। ठीक है, सबसे ज्यादा है यूएस नगर में शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियां। और सबसे कम की बात करें तो वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये सब याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है? रेल पथ की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल या फिर देहरादून? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है हरिद्वार। सबसे ज्यादा रेल पथ की लंबाई दोस्तों कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रेल पथ हैं इस समय पर, किस किस जिले में है। जैसे कि हरिद्वार में है, देहरादून में है, पौड़ी में है, यूएस नगर में है, नैनीताल में है, इसके अलावा चंपावत में। ठीक है, तो सर्वाधिक रेल पथ वाला जिला है हरिद्वार और सबसे कम वाला है पौड़ी। ठीक है, कभी कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे कम
रेल पथ वाला जिला कौन सा है, तो वो है पौड़ी। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र बदनी किस स्थान पर अवस्थित है। दोस्तों ये चंद्र बदनी नहीं होगा, मैं यहाँ पर ये दो हटा दीजिए, चंद्र बनी होगा, ठीक है। चंद्र बदनी तो वैसे एक मंदिर है, चंद्र बदनी मंदिर जो है वो नरेंद्र नगर में, सॉरी, वो आपका देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है चंद्र बनी, तो चंद्र बनी कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो चंद्र बनी है वो एक्चुअली देहरादून में अवस्थित है, ठीक है, ये देहरादून में अवस्थित है चंद्र बनी, ठीक है। ये महर्षि गौतम से संबंधित है, महर्षि गौतम, ठीक है। महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ यहाँ पर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। यहाँ पर गौतम कुंड भी है, ठीक। तो ये बात चल रही है चंद्र बनी की। और चंद्र बदनी की बात होगी तो चंद्र बदनी मंदिर की बात करेंगे तो वो टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग में अवस्थित है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजाजी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया। एक बहुत अच्छा प्रश्न, राजा राममोहन राय, राजगोपालाचारी, श्रीदेवी सुमन या फिर राजा मानवेंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनके नाम पर ही राजाजी नेशनल पार्क का नाम रखा गया है, ठीक है। पूछा जाता है राजाजी नेशनल पार्क कब बना था, तो कब बना था 1983 में, ठीक है, 1983 में बना था। और 3 वन्य जीव विहारों को मिलाकर बना था। कौन कौन से थे, मोतीचूर, ठीक है, इसके अलावा चीला और राजाजी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार मायापुरी किस जैन तीर्थकर से संबंधित है। हरिद्वार मायापुरी किस जैन तीर्थकर से संबंधित है, भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभदेव। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है भगवान आदिनाथ, ठीक है। तो जो हरिद्वार है वो भगवान आदिनाथ से दोस्तों संबंधित है, ठीक है। ये आपके कौन थे, प्रथम जैन तीर्थकर थे ना, तो ये भगवान आदिनाथ से ये दोस्तों ये संबंधित है। और ये 1000 वर्ष पूर्व इनके द्वारा हरिद्वार क्षेत्र में रहकर तपस्या की गई थी, ठीक है। तो भगवान आदिनाथ से ये संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि ऋषभदेव भी लिखा हुआ है, तो भगवान आदिनाथ का ही दोस्तों जो नाम है वो ऋषभदेव है, ठीक है। तो यह ऋषभनाथ भी बोला जाता है इनको, तो इसको आप थोड़ा सा इस ऑप्शन को काट देना। तो भगवान आदिनाथ इसका राइट आंसर, ऋषभदेव भी होगा। तो भगवान आदिनाथ का ही नाम क्या है, ऋषभदेव है, ठीक है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ थे, उनको ही ऋषभदेव के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से एक लक्ष्मण सिद्ध किस स्थान पर अवस्थित है। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से एक लक्ष्मण सिद्ध किस स्थान पर है, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर टिहरी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में ये अवस्थित है, ठीक है। दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध देहरादून में अवस्थित हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, माणक सिद्ध है और मांडू सिद्ध है, ठीक है। तो 4 सिद्ध देहरादून में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल कालीन इतिहासकार ने मायापुरी हरिद्वार का उल्लेख किया है। मोहम्मद सालेह, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर फैजी। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर है अबुल फजल, ठीक है। अकबर काल के इतिहासकार थे अबुल फजल, इन्होंने आईने अकबरी में लिखा है मायापुरी हरिद्वार, ठीक है, कि माया ही हरिद्वार के नाम से इन जानी जाती रही है, ठीक है। और इनका ये भी मानना था, इनका ये भी लिखना था कि जो अकबर हैं वो अपने रसोई घर में गंगा जल का ही प्रयुक्त करता था, मतलब प्रयोग करता था। तो अकबर के रसोई घर में गंगा का जल ही प्रयोग में लाया जाता, नहीं कि हरिद्वार का जल लाया प्रयुक्त होता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा किस वर्ष की। 1618, 1620, 1622, 1624। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है 1620, ठीक है। 1620 में जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी। अगला देखिए, कालसी से प्राप्त अशोक के लेख किस लिपि में वर्णित है। कालसी शिलालेख एक बहुत इंपॉर्टेंट
अभिलेख है जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, शंख लिपि या फिर शारदा लिपि। तो क्या इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। ठीक, तो कालसी से प्राप्त अशोक के जो लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में वर्णित हैं। कालसी लिखी, कालसी जो है दोस्तों कहाँ पर है? ये जौनसार बाबर क्षेत्र यानी कि देहरादून में है ना, यमुना के किनारे पर ये अवस्थित है। और यहाँ पर से अशोक का प्राचीन शिलालेख प्राप्त हुआ था जो कि उत्तराखंड में सबसे प्राचीन माना जाता है और इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमेशा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, हरिद्वार में स्थित मकर वाहिनी गंगा मंदिर की स्थापना किस शैली में की गई है? दक्षिण शैली, उत्तराखंड शैली, मुगल शैली या फिर पश्चिम शैली? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दक्षिण शैली। ठीक है, मकर वाहिनी गंगा मंदिर हरिद्वार में अवस्थित है और दक्षिण शैली का ये मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर में काले पत्थर की गंगा की प्रतिमा है। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो वो है जगत गुरु शंकराचार्य जैनेन्द्र सरस्वती। जगत गुरु शंकराचार्य जैनेन्द्र या जयेंद्र सरस्वती। ठीक है, तो ये सब प्रश्न इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जौनसार बाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? जौनसार बाबर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? देहरादून में ये क्षेत्र अवस्थित है। चक्राता, कालसी, त्यूनी, इन तीनों को मिलाकर जो क्षेत्र बोला जाता है उसको जौनसार बाबर बोलते हैं। ठीक है, तो जो जौनसार बाबर है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है वो है हनोल। ठीक है, और इनके प्रमुख देवता कौन है दोस्तों? महासू। ठीक है, महासू या महाशिव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काणासर किस जिले का पिकनिक स्पॉट है? काणासर हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी या फिर देहरादून? तो काणासर दोस्तों कहाँ पर है? ये देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, देहरादून का एक पिकनिक स्पॉट है, ये चक्राता के पास है। ठीक, चक्राता के पास अवस्थित है काणासर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 51 शक्ति पीठों में से एक कौन सा मंदिर हरिद्वार में स्थित है? चंडी देवी, मनसा देवी, चामुंडा देवी, माया देवी मंदिर। 51 शक्ति पीठों में से कौन सा एक मंदिर हरिद्वार में स्थित है? इसका राइट आंसर है माया देवी मंदिर। ठीक है, माया देवी मंदिर जो कि हरिद्वार में अवस्थित है और ये 51 शक्ति पीठों में से एक है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी भी कौन है? माया देवी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमगोड़ा कुंड कहाँ अवस्थित है? भीमगोड़ा कुंड देहरादून, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी। राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार भीमगोड़ा कुंड हरिद्वार में अवस्थित है। पांडव काल का माना जाता है इस कुंड को। माना जाता है कि जो भीम का घोड़ा था उसकी टाप से इस कुंड का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ज्वाला जी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? ज्वाला जी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर या ज्वाला जी मंदिर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मसूरी देहरादून में अवस्थित है। ठीक, ज्वाला जी का मंदिर मसूरी में अवस्थित है। ठीक है, ये विनोग पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, विनोग, विनोग पहाड़ी पर अवस्थित है मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा के संरक्षण में शांति कुंज अथवा गायत्री तीर्थ की स्थापना किस वर्ष में की गई? अच्छा प्रश्न है। शांति कुंज या फिर इसको गायत्री तीर्थ भी बोला जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कहाँ पर है ये? हरिद्वार में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर नित्य गायत्री यज्ञ और साधना होती है ना, इसलिए इसको गायत्री तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो शांति कुंज 1971 पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुब्जा भ्रक किसका प्राचीन नाम है? एक सिंपल सा प्रश्न लेकिन कई बार आता है। कुब्जा भ्रक किसका प्राचीन नाम है? ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, जोशीमठ। राइट आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर है? देहरादून में अवस्थित है। तो पुराना नाम ऋषिकेश का है कुब्जा भ्रक। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आम के बगीचे बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस स्थान को कुब्जा भ्रक बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फादर ऑफ जौनसार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फादर ऑफ जौनसार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? केदार सिंह, रतन सिंह जौनसारी, भाव सिंह चौहान, नंदलाल भारती। राइट आंसर है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान फादर ऑफ जौनसार सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम
व्यक्ति हैं जौनसार क्षेत्र के। ये प्रथम जौनसारी हैं जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय मसूरी में और शिक्षा प्राप्त की और अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करके जौनसार बाबर का नाम रोशन किया। तो इन्होंने मसूरी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, तो इसलिए इनको इस सम्मान से नवाजा गया है, फादर ऑफ जौनसार बाबर। ठीक है, या फादर ऑफ जौनसार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गंग नहर या फिर ऊपरी गंगा नहर, ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? थॉमसन, पीबी कॉटले, फ्रेडरिक या फिर स्टेनली? ठीक, तो इसका राइट आंसर है पीबी कॉटले। ठीक है, पीबी कॉटले के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये रुड़की हरिद्वार में अवस्थित है। क्या? ऊपरी गंग नहर। ठीक है, ध्यान रखना कि इसकी परिकल्पना थॉमसन के द्वारा की गई थी, जो तत्कालीन गवर्नर थे उस समय के, लेकिन इसका निर्माण कर्नल पीबी कॉटले के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेल इंजन किस वर्ष से चलाया गया? अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेल इंजन किस वर्ष में चलाया गया? देखिए, 23 नवंबर 1851, 22 दिसंबर 1852, 25 दिसंबर 1851 या फिर 22 दिसंबर 1851? इसका राइट आंसर है डी वाला, 22 दिसंबर 1851 को। ठीक है, ये उत्तराखंडी नहीं, भारत में जो सर्वप्रथम रेल इंजन है वो इसी वर्ष में चलाया गया था। ये चला था रुड़की से पिरान कलियर के बीच में। ठीक है, रुड़की से पिरान कलियर के बीच में। ठीक है, देखिए आपको इतना तो पता होगा कि जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है ये रुड़की में स्थापित है। ठीक है, जो कि एशिया का प्रथम सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1847 में। ठीक है, बाद में इसको आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यही तकनीकी स्थान था जिसने ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में सहयोग दिया। ठीक है, और इसी तकनीकी संस्थान की मदद से ही रुड़की से पिरान कलियर के बीच में रेल इंजन चला था पहले। ठीक है, रेल इंजन में केवल 2 मालवाहक डब्बे हुए थे और इसमें क्या होती थी? मिट्टी भरी होती थी। ठीक है, तो इन डब्बों में क्या होती थी? मिट्टी भरी होती थी जो कि गंगा नहर के निर्माण में उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम रेल इंजन 22 दिसंबर 1851 को चला था रुड़की से पिरान कलियर तक। इसका सीधा सा उपयोग होता था कि मिट्टी ले जानी है एक जगह से दूसरी जगह तक। कहाँ से? रुड़की से पिरान कलियर तक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और इसमें तकनीकी सहयोग किसने दिया? थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी, जिसको कि आज रुड़की आईआईटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिस्सू अप्रैल में 4 दिन का बैसाखी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? बिस्सू त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? थारू, भोटिया, बोक्सा या फिर जौनसारी? राइट आंसर है जौनसारी जनजाति के द्वारा बैसाखी के टाइम पर दोस्तों ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो बिस्सू त्योहार जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? रुड़की, डोईवाला, पंतनगर, काशीपुर? राइट आंसर है रुड़की। रुड़की कहाँ पर अवस्थित है? हरिद्वार में अवस्थित है। तो यही रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, हरिद्वार जिले में कुल कितने ब्लॉक हैं? ये भी प्रश्न है जो कि आ सकता है। तो हरिद्वार जिले में दोस्तों 6 ब्लॉक हैं। ठीक है, रुड़की, भगवानपुर, नारसन, भाद्राबाद, लक्सर और खानपुर, ये 6 ब्लॉक हैं जो कि हरिद्वार जिले में अवस्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा ब्लॉक कहाँ है? तो ये है पौड़ी गढ़वाल में, 15 ब्लॉक हैं यहाँ। ठीक है, 15 ब्लॉक। लेकिन अगर ये पूछा जाए सबसे कम, तो सबसे कम है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। यहाँ 3-3 ब्लॉक हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बागेश्वर में 3 है, रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक अवस्थित हैं। और राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं? 95 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र या फिर रेशम सहकारी संघ कहाँ पर अवस्थित है? तो रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये है प्रेम नगर, देहरादून में अवस्थित, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट कहाँ पर अवस्थित है? सीमेट कहाँ पर अवस्थित है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट।
अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है हरिद्वार। पहले भी आपको बता चुका हूं, हरिद्वार का जनघनत्व है 801। अगर सबसे कम होता तो वो कौन होता? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जनघनत्व है 41। ठीक है। अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो कितना है? 189। आखिरी प्रश्न देख लीजिए आज का, देहरादून जिले के रूप में अस्तित्व में किस वर्ष में आया था? तो देहरादून जिले के रूप में किस वर्ष में अस्तित्व में आया था दोस्तों? ये आया था 1817 में। ठीक है, 1817 में इसको दोस्तों जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत डाला गया था। ठीक है, मेरठ मंडल के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। बाकी फिर जब 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में डाला गया। ठीक है, तो 1975 में इसको गढ़वाल मंडल के अंतर्गत डाला गया, जबकि 1917 यानी 1817 में इसे मेरठ मंडल के अंतर्गत एक जिले के रूप में सम्मिलित किया गया था। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल के अंतर्गत डाला गया। ठीक है, ये सम्मिलित किया गया। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।